हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री में मेनली हम क्या देखते हैं? सरफेस केमिस्ट्री में मेनली हम एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एड्जॉर्प्शन की। ठीक है, अब एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन आपका मान लो कोई भी आपके पास कोई भी मैटर है, ठीक है, या कोई भी सॉलिड है, ठीक है, उसके ऊपर जब आपके पार्टिकल उसके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो वो आपका होता है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो जब वो आपके सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो उन्हें उसे बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। अब जिसके ऊपर आपके एड्जॉर्ब होते हैं वो होता है आपका एड्जॉर्बेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट, और जो एड्जॉर्ब होते हैं उन्हें बोला जाता है एड्जॉर्बेट। ठीक है, अब ये आपकी क्या है? ये आपकी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी इसके लिए क्या आएगा? डेल्टा जी सबको पता है ना, डेल्टा जी इसके लिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है? ठीक है, एंट्रोपी क्या हो रही है? यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है, क्योंकि पहले आपके पार्टिकल सारे यहाँ वहाँ घूम ही रहे थे। अब क्या हो रहा है? एक जगह आके बैठ गए सारे। ठीक है, तो रैंडमनेस कम होगी, रैंडमनेस कम होगी तो एंट्रोपी इसकी क्या हुई? डेल्टा एस भी क्या हुई? नेगेटिव हुई, डिक्रीज हुई डेल्टा एस। तो हमें पता डेल्टा जी क्या आता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो ये आपका क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ओवरऑल ये आपका नेगेटिव आ रहा है, और ये आपका हो गया ये भी नेगेटिव। तो यहां से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, टेम्परेचर तो नेगेटिव में जा सकता ना, तो ये आपका क्या हो गया? ओवरऑल पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना पड़ेगा? डेल्टा एच को पहली बात ग्रेटर होना पड़ेगा किससे? टी डेल्टा एस से। ठीक है, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी। डेल्टा एच आपका नेगेटिव में आएगा, पहली बात तो ये होगी, और जो मैग्नीट्यूड होगा इसका वो टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगा, तभी तो ओवरऑल ये आपका क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। और डेल्टा एस नेगेटिव में आने का क्या मतलब है? थर्मो पढ़ लिया है ना, तो ये आपका क्या है? यहाँ से ये आपकी है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपकी क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो जो भी आपकी एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो आपकी क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इतना समझ में आई बात? चलो, अब ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इसमें एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में इनके बीच में किस टाइप की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, हम इसको क्या करते हैं? एड्जॉर्प्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक फिजिजॉर्प्शन हो जाता है, एक केमिजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन देख लेते हैं एक बार। एक आपका हो जाएगा फिजिजॉर्प्शन और एक हो जाएगा केमिजॉर्प्शन। ठीक है, फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में सबसे पहला मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे आपकी क्या होती है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट होते हैं उनके बीच में कौन सी होती है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ आपका क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो और ये आपके डोमिनेट किस पे करती है? ये आपके डोमिनेट करेंगी एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये आपका डोमिनेट करेगी, और हाई टेम्परेचर पे ये डोमिनेट करेगी एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पे क्या है? वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि वीक बॉन्ड है। ठीक है, वीक बॉन्ड है, इनके बीच वीक बॉन्ड है, तो क्या होगी? जो आपकी एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगी? लो होगी। क्या आएगी? लो आएगी। लो
अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या आएगी, ये किलो जूल है, जूल अब एक बार देख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन आपकी हाई आएगी, लगभग आपकी 200 तक किलो जूल आएगा, 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, 200 किलो जूल पर मोल तक चली जाती है। ठीक है, चौथा क्या आएगा, चौथा अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, वो वहां से जा भी सकता है इजीली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। ठीक है, केमिकल बॉन्ड बन गया तो उसका वहां से इजीली कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, चेंजेस करके जाएगा। तो इसलिए ये आपकी क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर है। ठीक है, ये आपकी रिवर्सिबल होती है और ये आपकी क्या है, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये आपकी नेचर में इरिवर्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद एक सबसे मेन डिफरेंस आता है इनके बीच में, यहाँ पे आपकी क्या बनती है, मल्टी लेयर बनती है। यहाँ पे क्या बनेगी, मल्टी लेयर बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, मोनो लेयर बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी, मोनो लेयर बनेगी। ठीक है, तो ये इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे जो आपको पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अगर कुछ डिस्टरबेंस आ रही हो, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, थीटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि थीटा। अब थीटा आपका क्या होता है, थीटा आपका बताता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि आपका एडजॉर्प्शन कितना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ऑक्यूपाइड साइट्स डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल साइट्स, टोटल नंबर ऑफ साइट्स। ठीक है, तो जितनी साइट्स क्या हुई, ऑक्यूपाई हुई, यानी कि मान लो ये आपका सरफेस था। ठीक है, इसमें आपकी कुछ साइट्स थी जहां पे आपका एडजॉर्प्शन हो सकता था। ठीक है, तो मान लिया मैंने 12 आपकी टोटल साइट्स थी जहां पे आपका एडजॉर्प्शन हो सकता था, लेकिन आपका जब गैस मॉलिक्यूल आए, वो आपका कहाँ, एक यहाँ एडजॉर्ब हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। ठीक है, और एक मान लो यहाँ हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने एडजॉर्ब हुए, टोटल आपके 6 एडजॉर्ब हुए, तो ये आ गया 6, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है थीटा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके ऊपर आपका टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका थीटा आ गया, ये आपका आ गया टेम्परेचर। ठीक है, ये थीटा, ये एक और टेम्परेचर, और ये थीटा, ये प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन के लिए देख लेते हैं, फिजिक्स ऑप्शन के लिए। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए क्या होगा, जैसे जैसे मैं अब मान लो कुछ भी यहाँ सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हुआ है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा, जो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होगी और वो वहां से निकल के चला जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर के साथ आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वहीं केमिज ऑप्शन में अगर मैं बात करूं, केमिज ऑप्शन में बात करूं तो केमिज ऑप्शन में क्या होगा,
पहले आपका एक्सटेंट थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद थोड़ा कम होना शुरू होगा। ठीक है, ये आपका केमिजोप्शन में होता है। और यहाँ पे अगर मैं प्रेशर की, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ भी आपका प्रेशर कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोबार, एडजॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है, यहाँ पे आपको आएगा, पहले आपका इंक्रीज होना शुरू होगा और फिर एक कांस्टेंट पे चला जाएगा। ठीक है, प्रेशर के साथ आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का कुछ इस टाइप से। अब यही क्यों आता है ये हम आगे देखेंगे, हम फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे, लैंगमियर पढ़ेंगे, सभी में आपका यही ग्राफ चलेगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है एडजॉर्प्शन आइसोस्टर। एडजॉर्प्शन आइसोस्टर में हम क्या करते हैं, हम थीटा को कांस्टेंट रख देते हैं। थीटा अगर आपका कांस्टेंट हुआ, ठीक है, थीटा कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आपका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोस्टर। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, लाइफ टाइम। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने लाइफ टाइम के लिए आपका जो मॉलिक्यूल हुआ वो एडजॉर्ब रहा। कैसे देखेंगे, जैसे अब मान लो आपका कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर आपकी गैस एडजॉर्ब है। ठीक है, अब उसको जब हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर देने के बाद हमने अभी अभी देखा कि वो उसमें वाइब्रेशन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी और वो वहां से निकल के चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कुछ उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, मतलब कि जब हमने टेम्परेचर दिया, उसको एनर्जी दी, तब उसने ये आपका जो बैरियर था वो बैरियर को पार किया। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी डिजॉर्प्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी की उसको कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी। जब आप एनर्जी, उसको एनर्जी दोगे ना, एनर्जी मिलेगी तो उस एक बैरियर को पार करेगी, बैरियर को पार करेगी, तब वो वहां से टूट के चला जाएगा। ठीक है, सिंपल हमारे बॉन्ड की तरह। तो अब यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ उसकी डिजॉर्प्शन के लिए भी कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है, डिजॉर्प्शन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो के ऑफ डिजॉर्प्शन क्या होगा, के ऑफ डिजॉर्प्शन आपका होगा ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए डी बाई आर टी। ठीक है, काइनेटिक्स में पढ़ा है हमने ये, तो उसका जो रेट कांस्टेंट आएगा वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और जो आपका 1/k डिजॉर्प्शन होता है ना, 1/k डिजॉर्प्शन आपका लाइफ टाइम होता है। 1/k डिसऑप्शन आपका क्या बताता है, लाइफ टाइम, यानी कितने टाइम के लिए आपका जो मॉलिक्यूल था वो वहां पे एब्जॉर्ब रहा। ठीक है, तो इसको अगर मैं इन्वर्स करूंगा सारे को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/k डिसऑप्शन इज इक्वल टू 1/a, और यहाँ आ जाएगा ई रेस टू द पावर ई ए डी बाई आर टी। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, टाउ, ये होता है टाउ नोट इज इक्वल टू ई रेस टू पावर ई ए डी बाई आर टी। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का लाइफ टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक ये छोटी सी बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। समझ गए, चलो नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई। ठीक है, जो भी होगी तुम्हारी, मेरे को नहीं पता स्पेलिंग वगैरह क्या है क्या नहीं है। ठीक है,
तो फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या हुआ, फ्रेडलिक ने क्या कहा, फ्रेडलिक ने कि कितना अमाउंट आपका एड्सॉर्ब हो रहा है उसका और प्रेशर के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन बताया हमें, ठीक है। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या था, मैथमेटिकल रिलेशन था x/m इज इक्वल टू k p⁻⁴ ठीक है, जिसमें आपका जो 1/n होगा वो आपका किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। और x क्या है, x है आपका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, और m है आपका मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। तो उसने बोला कि जितना अमाउंट आपका एड्सॉर्ब होगा और वो आपका प्रेशर के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने अभी अभी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखा था, जब हमने x/m और p के बीच में ग्राफ बनाया तो वो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से आया, ठीक है। यानी कि जब आपका क्या है, प्रेशर लो है, जब प्रेशर क्या है, लो है, तब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका जो 1/n होगा, 1/n किसको अप्रोच करेगा, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, तो ये आपका क्या होगा, 1 को अप्रोच करेगा। लेकिन जब आपका प्रेशर हाई जाएगा तब 1/n आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। जब आपका प्रेशर लो था तब आपका किसको 1/n आपका किसको अप्रोच कर रहा था, 1 को अप्रोच कर रहा था। लेकिन जब प्रेशर हाई चला जाएगा तब 1/n आपका 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा था फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब यहाँ पे अगर मैं 3 ग्राफ बना दूं, ठीक है, और अलग अलग टेम्परेचर, ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है। अब T1 T2 T3 के बीच में अगर रिलेशन बताना, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, क्या बता सकते हो? देखो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे देख लो, किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे मैंने ये मान लिया, इस पे आपका एक ये वैल्यू आ रही है, एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, x/m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ही है ना। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का हमने टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखा था, इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि जितना ज्यादा x/m टेम्परेचर क्या होगा उतना ही कम, तो जितना ज्यादा x/m टेम्परेचर उतना कम, जितना कम x/m टेम्परेचर उतना ज्यादा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यानी T3 आपका सबसे कम टेम्परेचर है, ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ, लॉग लूंगा तो क्या आएगा, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p, यही आएगा ना। तो यहाँ पे आपका क्या कुछ इस टाइप से नहीं आ गया, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का आप ग्राफ बना सकते हो और स्लोप से आप 1/n निकाल दोगे। तो ये आपका यहाँ पे आ गया log x/m और यहाँ आ गया log p, तो आपका ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये आपका c हो गया, c यानी कि ये log k हो गया, log k यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल सकते हो और स्लोप आपका क्या आया, 1/n आपका स्लोप आ गया, यहाँ से आप 1/n की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतनी ही बात थी जो आपको फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म से पता होनी चाहिए। समझ गए बात को? चलो समझ ही गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका चलता है लैंगमिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। लैंगमिर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म,
ठीक है। अब लैंगमियर ने क्या किया, लैंगमियर ने आपके गैस के एड्सॉर्ब होने के लिए एक थ्योरी दी, ठीक है। उस थ्योरी में उसने कुछ अजम्पशंस ली थी। वो अजम्पशंस क्या थी, ठीक है। उन अजम्पशंस के बेस पे उसने पूरी एक थ्योरी प्रोवाइड की। सबसे पहले अजम्पशन थी कि आपका जितना भी एड्सॉर्प्शन होगा वो आपका मोनोलेयर होगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन आपका क्या होगा, मोनोलेयर होगा, यानी कि मल्टीलेयर एड्सॉर्प्शन के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि केवल आपका, अगर आपका ये सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर केवल जो भी आपका एड्सॉर्बेट आएगा उसकी एक सिंगल लेयर बनेगी, ठीक है। दूसरी चीज उसने क्या की बोली, उसने बोली कि फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, ठीक है। यानी कि उसने क्या कहा कि ऐसे नहीं है कि गैस कहीं भी आई और कहीं भी आके बैठ गई। उसने क्या कहा कि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स होंगी जिनके ऊपर ही आपकी गैस क्या होगी, एड्सॉर्ब होगी। यानी कि जैसे ये आपका मान लो सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर उसने क्या बोला कि कुछ साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये कुछ साइट्स अवेलेबल है, इन साइट्स के ऊपर ही आपका क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। तीसरा क्या कहा, अब इन्हीं दोनों से ही बना सकते हो आप। तीसरा क्या, जब उसने बोला है कि मोनोलेयर भी बनेगा, तो यानी कि जो अगर यहाँ पे कोई आके बैठ गया पहले ही, तो क्या अगला मॉलिक्यूल यहाँ पे आके बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि वो तो इसके ऊपर मल्टी लेयर में चला जाएगा। यानी कि उसने कहा कि जो वेकेंट साइट्स होगी ना, वेकेंट साइट्स के ऊपर ही आपका मॉलिक्यूल आके बैठेगा, ठीक है। वेकेंट साइट्स के ऊपर ही आपका मॉलिक्यूल आके बैठेगा। उसके बाद चौथा उसने क्या कहा था, चौथा उसने बोला कि जब भी मान लो एक मॉलिक्यूल यहाँ आपके आके बैठा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहाँ आ रहा है, ठीक है, उससे अगला यहाँ आ रहा है, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल आके बैठ रहा है ना, तो उसका जो नेबर पार्टिकल है उसका उसके एड्सॉर्प्शन में कोई इंपैक्ट नहीं है, यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो इनके कोई कुछ भी हो, इनके बीच में रिपल्सन हो, ये वो, तो वो सब यहाँ हम कंसीडर नहीं करेंगे। नेबर पार्टिकल का उसके एड्सॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन थी जो लैंगमियर ने ली थी। अब इन अजम्पशंस के बाद उसका एक रिलेशन आया था। जैसे मान लो आपका क्या था, कोई भी गैस थी, ठीक है, किसी मेटल पे मान लो, तो वो आपके यहाँ पे AM बना रही थी, आके बैठ रही थी, तो ये आपका K ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा, या आपका K ऑफ डिसॉर्प्शन होगा। तो यहाँ से मैंने K निकाला था, K आपका आया था KA/KD, ठीक है, जो कि आपका क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, KA/KD। तो यहाँ से जो रिलेशन आया था वो आया था, क्या था, थीटा इज इक्वल टू KP/1 + KP, ठीक है। P क्या है, P है आपका प्रेशर, जो भी एड्सॉर्बेट का प्रेशर है वो आपका P है, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है, ठीक है। यानी थीटा अभी मैंने आपको बताया था, ऑक्यूपाइड साइट्स डिवाइड बाय जितनी टोटल अवेलेबल साइट्स थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, थीटा। अब थीटा को हम एक और टर्म में लिख सकते हैं, क्या, मान लो मैंने सारे के सारे आपके ये फिल कर दिए, ठीक है, एक मोनोलेयर बना दी, ठीक है। तो इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसको मैंने बोल दिया V मोनो, ठीक है। इनका जब आपकी पूरी एक सिंगल लेयर बन जाए, ठीक है, सारी के साइड्स आपकी क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए, तो उसका उसका जो वॉल्यूम आएगा, उसका इसका वॉल्यूम को मैंने बोल दिया V मोनो, ठीक है। और एक क्या हो, कुछ साइड्स मान लो सारी भी होगी हो या कुछ एड्सॉर्ब ना हुई हो, ठीक है, तो उस टाइम जो इसका वॉल्यूम होगा क्या होगा, जो कि अभी ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपाइड साइड्स का जो वॉल्यूम होगा उसको मैंने बोल दिया V एड्सॉर्ब, यानी एड्सॉर्प्शन के बाद ये V मोनो क्या होगा, एक पूरी एक मोनो लेयर बन जाए उसके लिए। और एक क्या हो, मोनो लेयर ना बने, ठीक है, उस टाइम आपका कुछ ना कुछ साइड्स अवेलेबल हो, ठीक है, कुछ पे एड्सॉर्प्शन ना हुआ हो, तो उस टाइम जो वॉल्यूम होगा उसको मैंने V एड्सॉर्ब बोल दिया। तो जो थीटा होगा, थीटा आपका किसके इक्वल होगा, V एड्सॉर्ब बाय V मोनो,
वी एडजॉर्ब बाय वी मोनो होगा ना थीटा। ठीक है, तो थीटा को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो इसी फॉर्म में अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये क्या आएगा, वी एडजॉर्ब बाय वी मोनो इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो, इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एडजॉर्ब बाय वी मोनो इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी प्लस 1। ठीक है, क्योंकि के पी बाई के पी क्या हो गया, 1 हो गया। वी, ये वी मोनो ऊपर आ गया ना, वी मोनो बाय वी एडजॉर्ब, वी एडजॉर्ब। ठीक है, वी मोनो को नीचे चले लेके चले जाओ तो ये आपका 1 बाय वी एडजॉर्ब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 बाय के पी वी मोनो प्लस 1 बाय वी मोनो। ठीक है, पी को बाहर रख लियो, 1 बाय के वी मोनो इंटू पी। ठीक है, तो ये आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं बन गया, क्योंकि y क्या था, 1 बाई वी एडजॉर्ब, और 1 बाई पी आपका क्या हो गया, x हो गया। तो 1 बाई के वी मोनो m आ गया और 1 बाई वी मोनो आपका c आ गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक ग्राफ बना सकते हो किस किस के बीच में, 1 बाई पी और 1 बाई वी एडजॉर्ब, और ये आपका कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा जिसका स्लोप किसके इक्वल आएगा, स्लोप आएगा 1 बाय के वी मोनो के इक्वल, और ये आपका 1 बाय वी मोनो। ठीक है, तो यहां से आप 1 बाय वी मोनो वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। ठीक है, और इसमें क्या बचा आपका, हाँ, अगर डिसोसिएशन हो जाए, डिसोसिएशन हो जाए तो आपका थीटा क्या आएगा, थीटा आपका आएगा, थीटा इज इक्वल टू के पी रेस टू द पावर 1 बाय एन डिवाइड बाय 1 प्लस के पी रेस टू द पावर 1 बाय एन। ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो जाए तो डिसोसिएशन के टाइम आपका ये कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, ग्राफ आपका सेम वही आएगा, सेम। ठीक है, और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन भी सेम वही आएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात, तो ग्राफ आपका सेम। ठीक है, और अगर रिलेशन निकालना हो T1 T2 T3 तो T1 आपका ग्रेटर देन जो अभी कराया। ठीक है, तो सेम आपका सेम ग्राफ आएगा। तो यहाँ से इतनी बातें आपको लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पता होनी चाहिए थी। ठीक है, समझ में आई बात, चलो। एक होता है कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन, वो भी देख लो। कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन पे भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो गैस हो A और B, ठीक है, दो गैस एक साथ आपकी एडजॉर्ब होना चाह रही हो, तो वहां पे आपका जो थीटा A होगा, थीटा A आपका किसके इक्वल होगा, के पी अपॉन 1 प्लस के पी था ना, के कंसंट्रेशन ले लो या प्रेशर ले लो, आपकी मर्जी है, के इंटू ए डिवाइड बाय 1 प्लस ये के ए था, के ए इंटू ए प्लस के बी इंटू बी। ठीक है, और ऐसे ही थीटा भी किसके इक्वल आएगा, थीटा भी आपका आएगा के बी इंटू बी डिवाइड बाय 1 प्लस के ए इंटू ए प्लस के बी इंटू बी। ठीक है, अगर इनहिबिटर आ रहा हो, मान लो मैंने बी इनहिबिटर मान लिया, तो थीटा ए क्या हो जाएगा, के इंटू ए 1 प्लस के ए इंटू ए प्लस के आई इंटू आई। ठीक है, मान लो इनहिबिटर आ रहा है तो थीटा ए क्या होगा, वो आपको होगा के ए इंटू ए, यानी कि ए और इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या होता है, इनहिबिटर वो होता है जो भी उसके रेट को कम करता है। ठीक है, जो उसके रेट को क्या करता है, कम करता है। तो रेट कम करेगा, यहाँ पे मान लो ए और इनहिबिटर दो चीज प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, वो आपका 1 प्लस के ए इंटू ए प्लस के आई इंटू आई। ठीक है, तो इनहिबिटर की प्रेजेंस में आपका जो थीटा ए होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन की बात।
इसके बाद देखते हैं आपका बीईटी। एक और चीज भूल गया मैं बताना कि आपका जो ये लैंगमियर होगा, ये लैंगमियर किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे आपका लैंगमियर आपका किस टेम्परेचर और किस प्रेशर की कंडीशन है। ठीक है, मान लो लैंगमियर में हमने क्या पढ़ा है, केमिजोप्शन। लैंगमियर में हमने केमिजोप्शन के लिए पढ़ा है ना, मोनोलेयर पढ़ी थी ना। मोनोलेयर किस में होती है, केमिजोप्शन में होती है। और केमिजोप्शन आपका कब डोमिनेट करता है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर क्या हो, लो। ठीक है, टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर आपका लो हो। ठीक है, तो लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी सबसे बेस्ट आपका कहाँ लगेगा, जहां पे आपका टेम्परेचर हाई हो और प्रेशर आपका क्या हो, लो। ठीक है, तो ये इतनी सी बात थी, ये भी आप नोट डाउन कर लो। चलो भाई, इसके बाद आता है आपका बीईटी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, बीईटी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कुछ नहीं, आसान है। ठीक है, सेम टू सेम जो भी अजम्पशंस हमने लैंगमियर में ली थी ना, सेम टू सेम सारी अजम्पशन यहाँ है। बस यहाँ पे आपका एक मोनो की जगह मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन। ठीक है, वहां पे आपका मोनो लेयर था, यहाँ आपका मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है। मतलब यहाँ पे आपका कंसीडर किया गया था कि एडजॉर्प्शन जब तक होता रहेगा जब तक लास्ट में आपकी गैस लिक्विफाई ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन होता है। और इसके लिए जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी होती है P बाई पी नोट माइनस पी इंटू 1 बाई वी एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन सी वी मोनो प्लस सी माइनस 1 बाई सी इंटू वी मोनो इंटू पी बाई पी नोट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है यहाँ के लिए। ठीक है, तो सेम अगर इसको y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब P क्या होता है, जो आपका प्रेशर होता है किसका, एड्सॉर्बेट का। एड्सॉर्बेट का प्रेशर एट एनी टाइम T, प्रेशर एट एनी टाइम T। ठीक है, और P नोट क्या है, P नोट है आपका सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन प्रेशर। ठीक है, वी मोनो पता ही है, मोनोलेयर का वॉल्यूम, वी एडजॉर्प्शन किसी भी एडजॉर्ब हुआ वो वॉल्यूम। और सी क्या होता है, सी आपका क्या होता है, कांस्टेंट। सी आपका कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपका K1 बाई के एल के इक्वल होता है। K1 क्या है, K1 आपका रेट कांस्टेंट है जब आपका पहला गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होता है, यानी कि जब वो आपका वो मोनोलेयर बनाता है। ठीक है, और के एल क्या है, के एल है जब आपका वो एडजॉर्ब होते होते जब आपका लास्ट स्टेप होता है, जब आपकी गैस लिक्विफाई हो जाती है, उसके लिए जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका के एल होता है। और जो 1 बाई के एल होता है वो आपका पी नोट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका K1 पी नोट के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपका किसके इक्वल होगा, K1 पी नोट के इक्वल होगा। और इसमें अगर हम जो सैचुरेशन प्रेशर है उसको मच मच ग्रेटर देन पी ले लें। ठीक है, सैचुरेशन प्रेशर को मच मच ग्रेटर देन पी ले लें, तब आपका क्या होता है, तब आपका बीईटी किस में चेंज हो जाता है, लैंगमियर में। ठीक है, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लैंगमियर है वो एक स्पेशल केस है किसका, बीईटी का। ठीक है, लैंगमियर किसका एक स्पेशल केस है, बीईटी का। यानी कि जब आपका सैचुरेशन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है किसके, प्रेशर ऑफ गैस के, जो उसका किसी टाइम टी पे है, तब आपका बीईटी लैंगमियर में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक इतनी सी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी थी। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ से और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो लैंगमियर एडजॉर्प्शन हो गया। बीईटी हो गया। अब एक आपका टॉपिक था बीच में,
आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। आइसोस्टेरिक एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि आइसोस्टेरिक का सबसे पहले तो यानी कि आपका क्या है, थीटा क्या है, कांस्टेंट। थीटा आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमें पता है क्या, थीटा इज इक्वल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी, ठीक है। और अगर मैं के पी के टर्म में लिखना चाहूँ तो के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। के पी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, हाँ, अगर मैं k निकालूं, k इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा, थीटा इंटू 1 बाय पी, ठीक है। दोनों साइड लोग ले लो, तो ln k इज इक्वल टू ln थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस या फिर माइनस ln p, माइनस ln p आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln k बाय डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ln p बाय डी टी, ठीक है। इसके इक्वल आ गया। और हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ ln k बाय डी टी इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर या फिर डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर होता है, ठीक है। इसकी इक्वेशन पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये इक्वेशन पुट करूँगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ln p बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन को इस साइड लेके चले जाओ, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, ठीक है। इंटीग्रेट करूंगा मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln p कहाँ से, p1 से p2 तक, और ये आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 टू -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 बाय टी, -1 बाय टी आएगा ना, -2 + 1 होगा, ठीक है। और नीचे -2 + 1, तो ये आ जाएगा -1 बाय टी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक, t1 से t2 तक। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ln p2 बाय p1 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव गए, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा एच बाय आर 1 बाय t2 माइनस 1 बाय t1, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। चलो उसके बाद निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्प्शन तो कैसे निकाल लेंगे, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, अब हमें पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है, 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na, ठीक है। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि 22.4 लीटर में आपके Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है ना। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं आपके। तो यहाँ से 1 लीटर का में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na अपॉन 22.4, ठीक है। और वी मोनो में कितने होंगे आपके, Na अपॉन 22.4 इंटू वी मोनो मोलिक्यूल्स, ठीक है। इतने मोलिक्यूल्स होंगे ना वी मोनो में। और मैंने मान लिया कि जो एक मोलिक्यूल है उसका एरिया कितना है, ए मान लिया मैंने, ठीक है। एक मोलिक्यूल का अगर एरिया इतना है
तो हमारे पास टोटल कितने हैं, इतने मॉलिक्यूल है, इनका एरिया कितना होगा, इनका एरिया तो जो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इनका, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्या है 6 मॉलिक्यूल है, मेरे को क्या सारे के सारे एक जैसे हैं, मेरे को इसका एक का एरिया पता लग जाए, इसका एक का एरिया मैंने बोल दिया ए है, ठीक है, तो ये मेरे को अगर ये मेरे को पूरा सरफेस एरिया निकालना है, ये पूरा सरफेस एरिया, तो किसके इक्वल होगा, वो 6 इंटू ए हो जाएगा ना, 6 इंटू ए, ठीक है, वही चीज है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा सरफेस एरिया, एन ए बाय 22.4 इंटू वी मोनो इंटू ए, ठीक है, तो ये आपका आ गया सरफेस एरिया। अब ये ए भी तो निकालना पड़ेगा ना, ए कैसे निकाल लेंगे, ए भी तो निकाल लोगे, ए निकालने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं, अज्यूम क्या ही करना, ठीक है, ये आपके स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, तो स्फेरिकल के लिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमें डेंसिटी पता होती है, जो भी अगर हम गैस ले रहे हैं, गैस ले रहे हैं तो डेंसिटी पता होगी ना, उसकी डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होगी मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है। अब ये वॉल्यूम किसका आता है, पर मोल के लिए आता है, तो मेरे को तो एक मॉलिक्यूल के लिए लेना, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या आ जाएगा, एन से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये भी आ गया, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये भी आ गया, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एम बाय रो एन ए, ठीक है। तो यहां से क्या मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, आर की वैल्यू क्या आएगी 3/4 एम बाय रो एन ए इंटू पाई, ठीक है, इंटू पाई नीचे चला गया ना, और होल रेस टू द पावर 1/3, क्या ये आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो अगर मेरे पास आर की वैल्यू आ गई, क्या मैं इस आर की वैल्यू को यहाँ पुट नहीं कर सकता, आर की वैल्यू को यहाँ पुट करो और एरिया निकाल दो, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का एरिया आप यहाँ से निकाल दोगे, उस एरिया को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है, यानी कितने एरिया में आपकी गैस क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, कितना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है, वी मोनो के लिए, ठीक है, समझ गए, तो ये आपका आ जाएगा सरफेस एरिया। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़े टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। सबसे पहला हमने देखा टाइप 1, ठीक है, ये क्या है आपका मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन, ये क्या है आपका टाइप 1 है, ठीक है, ये टाइप याद रखना भाई, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाता है कि टाइप 2 बताओ, टाइप 4 बताओ, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आपका टाइप 1 है, और ये आपका क्या होता है मोनोलेयर, ठीक है, ये होता है आपका मोनोलेयर एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, जब भी आपका किसमें माइक्रोपोर्स में एड्जॉर्प्शन होता है, तो वो आपका कुछ इस टाइप से आता है। उसके बाद आता है आपका टाइप 2, ठीक है, ये आपका आएगा टाइप 2 एड्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपका क्या होता है
मोनो प्लस मल्टीलेयर, ठीक है, मोनोलेयर प्लस मल्टीलेयर, ठीक है, ये आपका होता है टाइप 2। उसका ये मैक्रोपोर्स में आता है सारी, मैक्रोपोर्स में, ठीक है। उसके बाद टाइप 3, टाइप 3 आपका किस टाइप से आएगा, टाइप 3 आपका कुछ यूं आएगा, ठीक है, टाइप 3 यूं आएगा। इसमें क्या होता है, ये आपका होता है वीक एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीक एडजॉर्बेंट इंटरेक्शन होती है जब, तब आपका ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, जो होता है आपका टाइप 3 एडजॉर्प्शन। फिर आएगा आपका टाइप 4 एडजॉर्प्शन। टाइप 4 आपका किस टाइप से आता है, टाइप 4 ठीक है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे कैपिलरी कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है, ये होता है आपका कैपिलरी कंडेंसेशन, यानी कि मोनो प्लस मल्टीलेयर, उसके साथ होता है कैपिलरी कंडेंसेशन, कैपिलरी कंडेंसेशन, ठीक है, टाइप 4। उसके बाद आएगा टाइप 5 एडजॉर्प्शन। टाइप 5 क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका वीक एडजॉर्बेट इंटरेक्शन प्लस कैपिलरी कंडेंसेशन, कैपिलरी कंडेंसेशन, ठीक है। और लास्ट आपका आता है मोनो प्लस मल्टी, मोनो प्लस मल्टी, मोनो प्लस मल्टी, ठीक है, ये मोनो मल्टी मोनो मल्टी मोनो मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, टाइप 6 एडजॉर्प्शन। ये आपके डिफरेंट टाइप के एडजॉर्प्शन होता है। उसके बाद जैसे आपका टाइप 4 है ना, इस टाइप 4 में भी अगले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके 4 एडजॉर्प्शन होते हैं, ठीक है। उसकी मेरे ख्याल से आपको अभी जरूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा, है ना, मेरे ख्याल से तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर हाँ, अगर उसके बेस पे कोई क्वेश्चन आया होगा तो मैं क्वेश्चन वाले वीडियो में आपको वो चारों इसके जो टाइप अलग से इसके जो 4 टाइप और होते हैं तो वो मैं आपको वहाँ करा दूंगा। ऐसे मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर आया होगा तो मैं वो आपको वहाँ से करा दूंगा। चलो भाई, अब एक दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। अब आता है आपका एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सॉल्यूशन के केस में होगा, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका कोई पार्टिकल आया, पार्टिकल आके अब वो पार्टिकल यहाँ एड्जॉर्ब होगा या वो अंदर चला जाएगा बल्क में, ठीक है। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये सरफेस टेंशन पे डिपेंड करेगा। सरफेस टेंशन, अगर सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन, अगर जो सोलवेंट, अगर जो आपका सोलवेंट है, सोलवेंट की जो सरफेस टेंशन होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। सोलवेंट की अगर सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वहां से क्या होगा, पार्टिकल जो आपका सॉल्यूशन है वो ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा तो जो आपका पार्टिकल होगा, जो आपका सोलवेंट होगा वो उसके ऊपर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर ज्यादा होगी सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट से, तब आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि तब आपका क्या रहेगा, जो सोलवेंट सोल्यूट होगा वो आपका सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे एड्जॉर्ब रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सरफेस टेंशन सोलवेंट की कम हो जाए इन कंपैरिजन टू सरफेस टेंशन ऑफ सोल्यूट, तब उसे बोला जाता है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। नेगेटिव एड्जॉर्प्शन यानी कि जो आपका सोलवेंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो बल्क में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो आपका कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, और यहाँ पे वो बल्क में चला जाएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका फॉर्मूला आया, कंसंट्रेशन एट सरफेस माइनस कंसंट्रेशन एट बल्क, जो कि हम किस क्या बोलते हैं, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है। सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन आपकी किसके इक्वल आती है, माइनस सी बाय आर टी इंटू डी गामा बाय डी सी, ठीक है, माइनस सी बाय आर टी डी गामा बाय डी सी। तो सी क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, गामा क्या हो गया, सरफेस टेंशन, ठीक है, आर टी ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, ठीक है। और हाँ,
अब डी गामा बाई डी सी आपका क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो अगर डी गामा बाई डी सी आपका नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सरफेस पे आपके कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होगा, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, ना सॉरी ये पॉजिटिव हो जाए तो ओवरऑल क्या होगा, सरफेस एक्सेस कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि सरफेस पर कंसंट्रेशन कम है, बल्क में ज्यादा है, तो इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसके बाद बस ये लगभग आपको खत्म है। हाँ, एक वो और देख लो, कई बार आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कई बार कोलोइडल से आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कोलोइडल में आपका मेरे ख्याल से उसको ज़्यादा करने का फ़ायदा नहीं है, एक दो फॉर्मूले हैं, वही एक दो फॉर्मूले देख लो तो उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोलोइडल से एक दो कुछ रह गया होगा तो जब क्वेश्चन हम कवर करेंगे तो क्वेश्चन में वो जो दो चार फॉर्मूले और एक्सेस होंगे वो हम उनको कवर कर देंगे। ठीक है, तो कोलोइडल पे इतना ज़्यादा टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसमें एक तो आपका होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट, इनसाइड अ ड्रॉपलेट। ठीक है, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉपलेट वो क्या होता है, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, जो आपका होता है वो गामा 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर इक्लिप्स वगैरह की फॉर्म में है आपके ड्रॉपलेट, तो मान लो ये आपका r1 रेडियस है, ये r2 रेडियस है, तो P इनिशियल P इंटरनल माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू गामा 1/r1 माइनस 1/1 प्लस r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये आपके क्या है, रेडियस है, गामा आपका क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, और अगर स्फेरिकल ड्रॉप हो, स्फेरिकल हो गए तो r1 r2 इक्वल हो जाएंगे, तो ये आपका P इनसाइड माइनस P आउटसाइड आपका 2 गामा बाय r हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। हाँ, इसमें अगर आपका सोप का पार्टिकल है तो वहां पे आपका ये फॉर्मूला हो जाता है, केवल उस केस में ये आपका 4 गामा बाय r हो जाता है। ठीक है, केवल उस केस में आपका ये 4 गामा बाय r हो जाता है। ठीक है, एक ये था, एक आपका छोटा सा फॉर्मूला हो रहा है हाइट का। मान लो अगर आपका कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपने कोई कैपिलरी रखी है, तो जो ये आपका सॉल्यूशन होगा ये अंदर तक जाएगा। ठीक है, जाएगा तो ये किस हाइट तक जाएगा, उस हाइट के लिए आपका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू 2t कोस थीटा बाय r रो जी। ठीक है, तो r आपका क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, टी क्या है, सरफेस टेंशन। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा आपका जो यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये एंगल होता है, यहाँ पे हम कोस थीटा। रो क्या है, रो है आपकी डेंसिटी। ठीक है, जी क्या है, जी आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट 9.8 जो भी अपना मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा हाइट के लिए 2t कोस थीटा बाय r रो जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या होती है, आपकी सरफेस खत्म होती है। यही आपका पार्ट है जहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और भी होगा तो आपकी क्वेश्चन वाली वीडियो में वो सब आपका क्या होगा, कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर करते रहो। ठीक है, और अपने मन लगा के अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, ओके बाय।